ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, जिसमें अब बात करेंगे राजस्थान चुनाव की। राजस्थान में मतदान हो चुका है। राजस्थान में उत्साह मतदाताओं का देखने को मिला। अब राजस्थान के चुनाव के बाद आखिर किसकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, किसका मुद्दा काम किया और 3 दिसंबर को किसके चेहरे पर आएगी मुस्कुराहट, इन्हीं बातों पर आज करेंगे हम चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, जो पिछले कुछ दिनों से जब भी मीडिया के सामने आते हैं अंडर करंट की बात जरूर करते हैं। आज भी गहलोत ने कहा कि राजस्थान में अंडर करंट है और कांग्रेस बड़ी जीत दर्ज करने वाली है। 2 पॉइंट कॉमन थे पूरे प्रदेश के अंदर और लगातार थे। तो मैं कई डिस्कशन सुनता हूँ, वो बोलते हैं अब कई राज्यों में जाते हैं, ऐसी स्थिति हमने कहीं देखी नहीं जब मुख्यमंत्री पॉपुलरिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहे हों, सर्वे भी और एंटी इंकम नहीं हो, 2 ही फैक्टर हमारे पक्ष में जाते हैं, फिर सरकार क्यों नहीं बनेगी। तो आप सोच सकते हो जब वो चला नहीं, इनका जो धार्मिक कार्य चला नहीं, जो चलाने प्रयास किया जोर शोर से, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे, लैंग्वेज क्या काम ले रहे थे, अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी, सभी लोग, और वो असम के मुख्यमंत्री जी, तो बड़ी मतलब बड़ी कहना चाहिए कि ऐसी लैंग्वेज उचित नहीं कह सकते हम लोग, उचित नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों में भड़काने वाली बातें होती है, चुनाव में तनाव पैदा होता है। ये तो फॉर्चुनेटली राजस्थान में सब शांति से निपट गया। उनकी भाषाएं जो थी कहने नेताओं की, वो तो दंगे भड़काने वाली थी, और उम्मीद करता हूँ कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि अंडर करंट की तरह माहौल बना राजस्थान के अंदर, अंडर करंट की तरह जो खबरें आ रही है। बाकी तो 3 तारीख आई तो मालूम पड़ेगा क्या होता है। तो मुख्यमंत्री बार बार अंडर करंट होने की बात करते हैं। राहुल जी, अंडर करंट क्या है और ये अंडर करंट किसके लिए काम करेगा? 3 दिसंबर को किसके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएगा? देखिए, जब मुख्यमंत्री अंडर करंट की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी हताशा दिखाती है, क्योंकि अगर कोई कॉन्फिडेंट है तो वो कहेंगे कि हमारे लिए तो सरेआम लोग कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। तो अंडर करंट फिर अगर आप ऐसी बातें करें तो थोड़ा डाउट दिखाती हैं। और ये बात हम जानते हैं कि राजस्थान में किस तरह से चुनाव हुआ है, और हम ये भी सभी मतलब जितने भी सर्वे हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो ये मानते हैं कि बीजेपी इस बार जो है राजस्थान में चुनाव जीत रही है। उसके कारण भी रहे हैं कि बीजेपी का कैंपेन जिस तरह का अच्छा रहा है, बीजेपी ने जिस तरह से एक्सपेरिमेंट किया है, एमपीज़ को वहाँ पर उतार कर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी के नेताओं ने वहाँ पर रैलियाँ की हैं, उसमें भी जिस तरह का रिस्पांस आ रहा था, ख़ासतौर से महिलाओं का जिस तरह का रिस्पांस जो है वो दिखाई दे रहा था बीजेपी के प्रति। तो ये सब बातें जो है एक तरह से ये दिखाती हैं कि बीजेपी के लिए ये जो राजस्थान का इलेक्शन है वो बहुत आसान रहेगा और वो जीत की ओर अग्रसर हैं। अब हम खुद ही बात कर लें कि सरदारपुर सीट पे जो मुख्यमंत्री के यहाँ पे जो जिस तरह से कम चुनाव मतलब कम वोट पड़े हैं पिछले बार से, तो और उनके अगर दूसरे नेताओं की बात भी कर लें, कुछ और नेताओं के वहाँ ज़्यादा पड़े हैं, तो कोई समीकरण, कोई एक पैटर्न दिखाई नहीं देता है। और ऐसे में ये बात जो असेस कर पा रहे हैं लोग, वो ये कहते हैं कि जो सरकार रही है कांग्रेस की राजस्थान में, उसका जो काम था वहाँ पर 2-3 तरीके से, खासतौर से जहाँ पर महिलाओं सुरक्षा की बात थी, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात थी, ये एक ऐसा मुद्दा रहा है राजस्थान में जिसको लेकर कांग्रेस सरकार जो है उसकी नाकामी जो है सामने आई है। इसको लेकर महिलाओं ने जो है बीजेपी को वोट किया है। दूसरी तरफ से जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी, जिसको प्रधानमंत्री ने बड़े साफ तौर से उठाया, जिस तरह से राजस्थान में जो कम्युनल किस्म के जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उन मुद्दों को बीजेपी ने उठाया। ये सारे मुद्दे इस तरफ गए कि बीजेपी के लिए लोगों ने वहां वोट किया। जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं हर्षवर्धन जी कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सबसे पॉपुलर चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर सर्वेज मेरा नाम ले रहे हैं, उसके बावजूद उनके चेहरे की मायूसी क्या बता रही है? जिन योजनाओं के बलबूते पर कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, जिन गारंटियों के बलबूते पर आगे बढ़ रही थी, क्या वो इफेक्टिवली ग्राउंड पर काम नहीं कर पाई? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो आंकड़ा जो मुख्यमंत्री की विधानसभा का है वो अंडर करंट नहीं बता रहा है। अगर अंडर करंट होता तो वोटिंग में ही तो अंडर करंट दिखेगा, तो वोटिंग थोड़ा ज़्यादा हुई होती, बढ़िया होती, 80% मुख्यमंत्री की सीट पर 90% लोग वोट करते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी बहुत अच्छे से पता है कि न तो मोमेंटम उनके साथ है और न उनकी सरकार जैसे 4.5 साल चली वो उनके साथ है। जिस योजना का सबसे अधिक हल्ला होता है, चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना,
उस पर बार बार ये कहा जाता है कि इतनी बड़ी योजना का हल्ला बताते हैं, और कांग्रेस के किसी प्रवक्ता के पास ये आंकड़ा नहीं रहता कि भैया कितने लोगों को मिला। अब केंद्र की मोदी सरकार अगर आयुष्मान भारत का हल्ला करती है तो वो तो हर दूसरे चौथे उसके प्रवक्ता तो रट के आए रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इतने आंकड़े जो दिख रहे हैं इसको कोई भी चेक करेगा, कि कोई भी इसको पूछ सकता है। आयुष्मान भारत का राजस्थान का भी आंकड़ा आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आप चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो इसका जो पोर्टल है, चूंकि मैंने खुद चेक किया है, आपको कहीं भी क्लेम का स्टेटस नहीं पता चलेगा। और वहां के लोग तो ये भी कहते हैं कि दरअसल आयुष्मान भारत को ही रीपैकेज कर दिया। वसुंधरा कहती हैं कि हमारी भामाशाह योजना को रीपैकेज कर दिया। जिस बिजली की बात करते हैं वो अप्रैल के बाद सब कुछ शुरू हुआ। तो ये मैं जरूर मान सकता हूं और कह सकता हूं कि अशोक गहलोत जो बार बार कहते हैं कि मैं जादूगर हूं, तो जादूगरी उन्होंने दिखा दी। पूरा मीडिया, पूरा विमर्श बनाने वाले लोग, उनको लगा कि अरे वाह बड़ी शानदार योजनाएं चल रही हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि राजस्थान में लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि जो 5 लाख से ऊपर जो है कितने लोगों को मिला, क्या 25 लाख करना है या 50 लाख करना है, कितने लोग 25 लाख, 20 लाख या 10 लाख का लेते हैं। तो योजना के लिहाज से आप उसका जो कहें कि इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो बहुत होता हुआ नहीं दिखा है, और उसको प्रधानमंत्री लगातार चिन्हित करते रहे। राजस्थान का चुनाव समीर जी कांग्रेस वर्सेस मोदी मॉडल के तौर पर होता हुआ नजर आया। एक तरफ कांग्रेस की गारंटी रही तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को ही गारंटी बताते रहे। राजस्थान के नतीजे जो भी आएंगे 3 दिसंबर को, वो 24 के लिहाज से क्या दिशा तय करेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान का ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया और प्रधानमंत्री मोदी बनाम कांग्रेस का चुनाव रहा। लेकिन मैं यहाँ तक ये समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये इस चुनाव का परिणाम जो भी होगा वो 24 के हिसाब के लिए कोई तय करेगा। 24 तो तय है, वो प्रधानमंत्री मोदी की फेवर में जाने वाला है। आप 2014 का चुनाव देख लीजिए, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 2019 का चुनाव देख लीजिए, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। उनके एक सहयोगी हनुमान बेनीवाल को एक सीट मिली थी। तो 2024 का परिणाम, इस चुनाव परिणामों से 2024 की कोई साफ तस्वीर नहीं आएगी, वो तो मोदी के पक्ष में जाने वाला है। लेकिन इस चुनाव में एक विशेष बात होने जा रही है कि पूर्वी राजस्थान जो बेसिकली कांग्रेस का 2018 में बहुत मजबूत गढ़ था, 29 सीटों में से सिर्फ 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, बाकी कांग्रेस को मिली थी। और जयपुर ग्रामीण और जयपुर की लोकल सीटें, 19 सीटों में भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी की जयपुर का जो रोड शो हुआ था उसके बाद, और पूर्वी राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी की 2 रैलियों के बाद, अमित शाह की वहाँ पर बैठकों के बाद, और सचिन पायलट की नाराजगी के बाद, मतलब गुर्जर जिस हिसाब से नाराज है वहाँ पर, पूर्वी राजस्थान इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बम्पर वोटिंग हुई है, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर एक बड़ा वोट बैंक लेके जा रही है, वहाँ से सीटें जीतेगी। तो मुझे लग रहा है इन 2 क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत मिलेगा, और कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण जो होने वाला है वह राजस्थान और जयपुर ग्रामीण और पूर्वी राजस्थान बड़ी भूमिका उसके अंदर निभाने वाला है। हालांकि ये बात सही है कि अशोक गहलोत की जो 6 योजनाएं, 6 गारंटियां थी, उन्होंने जमीनी स्तर पर कांग्रेस को जिंदा रखा। और इसके अलावा अशोक गहलोत ने जो 17 जिले बनाए, उसने भी अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार के लिए एक संजीवनी का काम किया है कि वो चुनाव में टिक सके। अगर अशोक गहलोत इतना प्रचार अभियान नहीं करते, इतनी योजना नहीं लाते, नए जिले नहीं बनाते, तो यह तय था कि कांग्रेस 2013 के 21 सीटों पर सिमट जाती। इसमें कोई दो राय नहीं कि अशोक गहलोत ने अपनी दम पर चुनाव दमंगी से लड़ा है, और एक सम्मानजनक स्थिति में वो सीटें लाने की स्थिति में रहेंगे। हालांकि उनकी हार तय है, लेकिन अशोक गहलोत ने काफी अच्छी फाइट देने की कोशिश की है वहां पर। बिल्कुल, जिस जादूगर को लेकर प्रधानमंत्री निशाना साधते हैं वो जादूगरी करने की कोशिश तो की है राहुल जी, लेकिन मैं ये समझना चाह रही थी कि जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए और जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए गए, क्या राजस्थान एक लिटमस टेस्ट की तरह दोनों ही पार्टियों के लिए है कि 24 में आपको किन मुद्दों को पकड़कर चलना है और किन मुद्दों से आपको नुकसान हो रहा है? देखिए, राष्ट्र जब लोकसभा चुनाव होता है तो राष्ट्र ये तय कर रहा होता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्र को आगे लेके जा सकता है। जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो वो एक ऐसे व्यक्ति को चाहता है कि वो स्टेट में कौन बेहतर काम कर सकता है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं और लोकसभा चुनाव होते हैं वो अलग अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं। अब ये हम सोचें कि जो विधानसभा में मुद्दे रहे हैं वो कोई राष्ट्रीय मुद्दे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्र में आप पिछली बार देखिए लोकसभा चुनावों में किस तरह के मुद्दे रहे थे, राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे रहे थे, ये बात रही थी कि विकास किस तरह से राष्ट्र ने किया है, इस तरह के मुद्दे रहे थे, विश्व में हमारी छवि किस तरह की बन रही है, कितनी सुदृढ़ हो रही है, ये मुद्दे रहे थे। देखिए, इसलिए जैसे मेरे सहयोगी भी अभी बोल रहे थे कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, जो उन्होंने काम करके दिखाया है, जिस तरह से देश ने आगे तरक्की की है, इसका कोई मैच हमें दिखाई नहीं देता अभी तक। और ना ही हमें किसी और पार्टी में ऐसा कोई नेता दिखाई दे रहा है या जो उनके आसपास भी आ सके। तो ऐसे में 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत आसान रहने वाला है और वो साफ है कि वो नरेंद्र मोदी और उनकी छवि और उनके कामों पर लड़ा जाएगा, ना कि जो राजस्थान में मुद्दे हुए हैं जिसमें हिंदुत्व का मुद्दा रहा है, जिसमें जो है भ्रष्टाचार एक मुद्दा रहा है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो एक मुद्दा रहा है। तो इस तरह के मुद्दे जो हैं, मुझे नहीं लगता कि वो राष्ट्रीय चुनाव में या लोकसभा चुनाव में ऐसे मुद्दे होने वाले। लेकिन जिन स्कीम्स पर फायदा मिला कांग्रेस को हर्षवर्धन जी, वो स्कीम्स कांग्रेस ने, अगर उसे हिमाचल में फायदा मिला, कर्नाटक में फायदा मिला, तो उन्हीं स्कीम्स को उसने मध्य प्रदेश में भी दोहराया, राजस्थान में दोहराया, छत्तीसगढ़ में दोहराया, तेलंगाना में भी कुछ ऐसे ही चुनावी वादे कर रही है। तो 24 के लिए यहां से एक वोटिंग पैटर्न या 24 के लिए कितना किसको कौन सा मुद्दा फायदा दे रहा है, ये तो कम से कम तय कर पाएंगी पार्टियां। नहीं, मुझे लगता है कि इन चुनावों की एक जो सबसे अच्छी बात रही है कि सारे मुद्दे उस राज्य के स्थानीय मुद्दे थे। कोई नेशनल इलेक्शन नहीं हो पाया, कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ, कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान जैसा नहीं हुआ, कोई और इंटरनेशनल कोई इशू, नेशनल कोई इशू काम नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि एक राज्य का मुद्दा दूसरे राज्य में चलेगा, तो ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो बजरंग दल पर प्रतिबंध मध्य प्रदेश में भी लगाने की बात करती कांग्रेस पार्टी, लेकिन वहां तो हम बजरंग बली के ज्यादा बड़े भक्त हैं, ये साबित करने में कमलनाथ जी जुटे रहे। अगर ऐसा होता तो उपहास उड़ाने की कोशिश वहां भी होती, कहते कि भाई राम मंदिर का क्यों लाभ लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो खुद ही भूपेश बघेल लगे रहे कि हम ही माता कौशल्या के लिए सबसे ज्यादा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुद्दे हर राज्य के अलग रहे और उन्हीं मुद्दों पर चुनाव हुआ। एक और महत्वपूर्ण चीज हुई, मेरा यह मानना है कि जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स होती है ये पीक कर गई, ये लोकसभा चुनाव से पहले पीक कर गई है। केसीआर तो जिस तरह की फ्रीबीज पॉलिटिक्स करते हैं वो मतलब अकल्पनीय है। वो तो सबको पैसे ही बांटने के चक्कर में एक तरह से कहें कि उनको लगता है कि वोट खरीद लिए जाएंगे, लेकिन खरीद लेना कहना ठीक नहीं, क्योंकि बहुत से लोग आ जाएंगे कहेंगे भैया जो कमजोर है उसको अगर सरकार पैसा दे रही तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो जी। लेकिन जरा आप राजस्थान देखिए, क्यों नहीं सस्ता सिलेंडर पहले दे दिया, क्यों आपने जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका आंकड़ा नहीं दे पाते हैं, क्यों आप ऐसी महिलाओं की योजना शुरू नहीं कर पाते हैं जो आपने कहा था पंजाब में देंगे, जो आपने कहा था हिमाचल में देंगे, खाते में पैसा किसी के पहुंचा क्या? क्यों आपने जो उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं कहा था कि आधार टिकट हम महिलाओं को देंगे, वो तो प्रियंका जी ने कहा था, दे पाए क्या? मुझे लगता है जनता को बहुत साफ साफ दिखता है कांग्रेस पार्टी की ये जो गारंटियां हैं, ठीक है राजनीतिक तौर पर वो जहां सफल हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई एक मुद्दा रहा जिसकी वजह से हिमाचल जीत गए, कर्नाटक जीत गए और वो दूसरी जगह कट कॉपी पेस्ट लागू कर पाएंगे। हर जगह के मुद्दे अलग थे, जीत अलग थी। मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि इन राज्यों में एक या दो मुद्दे ऐसे रहे हैं जो शायद लोकसभा चुनावों में भी आगे आकर मुद्दे बनेंगे। एक तो जो हमारा जो जातीय जनगणना का मुद्दा है, जो कि कांग्रेस की तरफ से लगातार उठाया गया है और बड़ी तेजी से सारे राज्यों में उठाया गया है। दूसरा जो है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो कि लोकसभा चुनावों में भी कहीं ना कहीं जो है जिसकी गूंज दिखाई देगी। ठीक है, एक और मुद्दा राजस्थान के चुनावों में उठाया गया, कन्हैया लाल का मुद्दा, और ऐसा ही मामला यूपी के प्रयागराज में भी सामने आया। लारेब हाशमी नाम के एक शख्स ने बस कंडक्टर पर जिहादी चापड़ चलाया। इसके बाद यूपी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर आरोपी लारेब हाशमी को पकड़ा। अब इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और इसके जो तार हैं वो पाकिस्तान से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या? अच्छा, हमको नहीं बोले थे, वो दूसरे लोग से बोल रहे थे पब्लिकली, तो सब हंस रहे थे। अच्छा, इसी वजह से। मारने की इरादा था क्या जान से? नहीं, हम तो सोचे थे कि खाली मतलब कुछ बोलेंगे बस ऐसे, उस वक्त गुस्सा चढ़ गया। जो नारे और लगा रहे थे कहाँ से देखे थे ये सब? ये उनके लिए नहीं था। किसके लिए था? बस ऐसे सब तो मतलब जो गुस्ताख लोग थे उनके लिए गुस्सा चढ़ा था, तो उनके लिए बोले थे। योगी मोदी जी को भी गाली कुछ बोल रहे थे वीडियो में, हम इसलिए बोल दिए ना नाराज कि ये लोग उनको बचा क्यों रहे हैं, मतलब जो गुस्ताख लोग हैं, इसलिए इनके पर्दे भी थोड़ी नाराजगी थी तो इनके लोग भी बोल दिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमान को गाली दे रहा था,
इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाल्लाह मार देंगे। तो ये न समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज। इंशाल्लाह अनकरीब मारेंगे। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ऐ मुसलमानों, अपनी जान माली से तो आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने हुजूर दे गुलाम तेनू बताने, तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर दे गुलाम कैसे होते हैं। या हादिम हुसैन रज़वी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो, फरिश्ते आएंगे। हुण में दी मदद फरमाओ, एक कत्ल नहीं करना, दुश्मनान इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लारेब का ये वीडियो हर्षवर्धन जी सामने आना है, इसमें उसने जिहादी शब्दों का भी इस्तेमाल किया। कैसे उसने मारा और क्यों मारा और कैसे वो धार्मिक नारे लगा रहा है ये भी बता रहा है। इसके बाद इसका एनकाउंटर होना, अस्पताल से इसकी तस्वीर आना, क्या ये सही इलाज है जो योगी मॉडल में हो रहा है ऐसे जिहादी सोच या कट्टरपंथी सोच रखने वालों का? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि ये मसला जितना गंभीर है, इलाज कहाँ तक होगा, कितना होगा, ये शायद हम में से कोई भी बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर एक बीटेक करने वाला मुस्लिम लड़का वो किसी पाकिस्तानी तकरीर करने वाले को सुनता है और उसके बाद देश के हर हिंदू को वो अपना दुश्मन मान बैठता है, दुनिया के दूसरे हिस्सों से भारत को जोड़ने लगता है, तो ये जो इस्लामिक टेररिज्म का खतरा है ये खतरनाक है। और ये सबसे ज़्यादा खतरा मुसलमानों के लिए है। जाहिर है सबसे ज़्यादा वो उसकी चपेट में आते हैं। हमने अभी तो देखा था ना कि 15 अगस्त के पहले एक आतंकवादी के भाई ने अपने घर पर तिरंगा लगाया कश्मीर में और कहा कि हम सब तो बहकावे में आ गए थे। सबसे ज़्यादा नुकसान उनका हो रहा है। लेकिन भारत सरकार को एक काम तो तुरंत करना चाहिए। जितने भी इस तरह की तकरीर करने वाले चैनल हैं यूट्यूब पर, दूसरी जगहों पर, उनको तत्काल प्रभाव से बंद कराना चाहिए। एक जाकिर नाइक भले देश से चला गया हो और उसकी वजह से तो बांग्लादेश में जो आतंकवादी थे वो भी वही थे। मुझे लगता है कि देश में किसी भी तरह से ऐसी तकरीर करने वाले मौलानाओं को कोई मुसलमान नहीं सुन सके, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। और ये जिस तरह की भाषा बोल रहा है, अभी तो गोली लगने के बाद एनकाउंटर हुआ तो उसकी भाषा सुधरी हुई है, लेकिन जिस तरह की भाषा ये बोल रहा है इसका मतलब कि ये अंदर तक इसके जहर भर गया है और ये जहर समाज को बुरी तरह से विभाजित कर रहा है, बुरी तरह से पीड़ित कर रहा है। इलाज तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का कानून के दायरे में कड़ी से कड़ी सजा मिलना ही है, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। जिहादी चैनल्स को तो राहुल जी बंद कर देंगे, लेकिन अपने ही देश में जो एक वर्ग है जो ऐसी घटनाओं को कहता है कि आप सिर्फ आपराधिक घटनाओं के तौर पर देखिए, इसमें आप कट्टरपंथी सोच, इसमें धार्मिक एंगल देखना बंद कर दीजिए, एक आपराधिक घटना है जो किया उसकी सजा उससे मिलेगी, क्या ये लोग खतरनाक नहीं है? देखिए, ये वो लोग हैं जो इनको आप जितना ब्लेम करें उससे ज़्यादा उन लोगों को ब्लेम करना पड़ेगा जो इस्लाम की गलत परिभाषा जो है इन लोगों को सिखाते हैं या बताते हैं। और जिस तरह से जो एक ब्रेन वॉश इन लोगों का किया जाता है वो एक जो ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। देखिए, जो यंगस्टर्स होते हैं, जो युवा होते हैं, वो इस तरह की चीज़ों में जब फंस जाते हैं तो नेचुरली उनका इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरा मुस्लिम समाज ऐसा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब इस तरह की इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन जो है बच्चों को सिखाई जाती है और यंगस्टर्स को सिखाई जाती है तो वो भटक जाते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। हमारे देश में ये ज़रूरी है, जैसे कि हर्षवर्धन जी कह रहे थे, कि इस तरह का जो बाहर से, देश के बाहर से जिस तरह से एक पर्टिकुलर जहर जो है वो जो है बोला जाता है हिंदुओं के खिलाफ या बाकी गैर मुस्लिम समाज के खिलाफ, उसको रोकने की ज़रूरत है ताकि वो देश में जो है युवा जो है उसको उस तरह की गलत इंटरप्रिटेशन को ना देख पाए। और ये रुकेगा कैसे समीर जी? कैसे हम युवाओं तक कम से कम ऐसी सोच जाने तक रोक पाएं ताकि वो ऐसे खुलेआम घटनाओं को अंजाम ना दें? बिल्कुल, कन्हैयालाल के हत्यारे के बाद ये लॉरेंस की जो ये घटना घटी है, मुझे लग रहा है ये एक सभ्य और स्वस्थ समाज के लिए एक बहुत खतरनाक मॉडल आ रहा है।
आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, केरल के अंदर भी इस तरह के वीडियो और इस तरह के प्रवचन चल रहे हैं यूट्यूब पर और दूसरे माध्यमों से, जिससे वहाँ के युवा और पढ़े लिखे लोग इस तरह के जिहादी मानसिकता के अंदर इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को इसको लेकर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यूट्यूब चैनल है या जितने सोशल मीडिया पे इस तरह के जो प्रवचन चल रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके से बंद करना पड़ेगा। आज ये घटना घटी है, लारेब हाशमी जैसे कई लोग होंगे जो अभी वो देखते होंगे, प्रभावित हो रहे होंगे, उनके दिमाग में उसका असर हो रहा होगा और वो आगे जाकर जिहादी बनते होंगे। अगर इनकी संख्या बढ़ती चली गई तो इस देश और समाज के लिए बहुत खतरनाक है। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार को एक उदाहरण के रूप में लेना चाहिए और उस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए कि जिस इस तरह के जो वीडियो चैनल और जो इस तरह के जो पाकिस्तान में बैठ के या दूसरे देशों में बैठ के इस तरह के जिहादी मानसिकता के लोग तैयार कर रहे हैं, उस पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण लग सके। बिल्कुल, देखिए इस पर कार्रवाई हो भी रही है। हालांकि सियासत का इस पर अपना एक अलग पहलू है। इस पर सियासी वार पलटवार जो है लारेब हाशमी को लेकर भी उत्तर प्रदेश में फिलहाल किए जा रहे हैं।